हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023। दोस्तों, इससे पहले हम जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज कर चुके हैं और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज 2302 को भी कर चुके हैं और इसका कोड है 2301। आज हम इसको करने वाले हैं। लगभग इसमें 150 प्रश्न दे रखे हैं और इनको हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, आपको हर प्रश्न को देखना है और दोस्तों आपके कितने प्रश्न गलत हैं और कितने सही हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जो प्रश्न आपका गलत जा रहा है उसे आपको नोट करना है, जो सही जा रहा है आप उसे नोट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत जा रहा है उसको आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आप रिवीजन करें तो आपको वो प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को प्राप्त करने के बाद आपको वहाँ पर उस पीडीएफ में प्रश्न को नहीं पढ़ना है, वहाँ पे जाने के बाद उसकी व्याख्या को पढ़ लेना है। जो प्रश्न दे रखे हैं, जो आपके प्रश्न गलत हैं सही है, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेना है और हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा है हमारा पहला प्रश्न? ये पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये हमारे प्रश्न आ गए, इधर दे रखे हैं इंग्लिश में और ये है हिंदी में। हम दोस्तों इसमें हिंदी में देखेंगे, हिंदी की टेस्ट सीरीज में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे बेहटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये प्रश्न दे रखा है, इसे अच्छे से देखिए और बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है और ये लंदन में दिया गया है। दोस्तों, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। चारुदत्त मिश्रा को दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भी कहते हैं, याद रखना, इन्हें हिम तेंदुआ संरक्षणवादी कहते हैं। अगर प्रश्न में आपसे व्हिटली गोल्ड पुरस्कार के अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन हिम तेंदुआ संरक्षणवादी है, तब याद रखना चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ये हिम तेंदुआ संरक्षणवादी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा इसमें राइट हो जाएगा? दो कथन दे रखे हैं और देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में बताइए और इसमें कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, पहला कथन है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। एकदम राइट है दोस्तों, पहला कथन राइट है। इसे ऐसे ही पढ़ लिएगा और समझिएगा। हमारा पहला कथन तो राइट है। अब दूसरे कथन को और देख लेते हैं। दूसरा कथन क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? 2002 के तहत किया गया है। तो दोस्तों, इस अधिनियम का गठन कब किया गया था? तो ये दोस्तों पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसमें दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम। दोस्तों, इसका गठन किया गया है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1982 में स्वायत्त संस्थान के रूप में देहरादून में किया गया था। ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका गठन 1982 के अधिनियम से किया गया है। 1982 के अधिनियम से किसके द्वारा? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और यह एक स्वायत्त संस्था है और ये कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। याद रखना, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो दोस्तों आंसर देख लेते हैं, क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जैविक घटकों के संदर्भ में। आप प्रश्न को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। अपने मन में सोच लीजिएगा और कॉपी पर भी लिख लीजिएगा कि हमारा कौन सा प्रश्न गलत जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है। इसमें दे रखा है मृदा जल वायु प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैविक घटकों का एक कैसा है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखना,
जैविक घटक कैसे होते हैं? जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म, ये सब क्या है? जैविक जीव हैं। और दोस्तों अजैविक जीव कौन से होते हैं हमारे? अजैविक जीव होते हैं जैसे कि अकार्बनिक निर्जीव पदार्थ। अकार्बनिक और जो निर्जीव होते हैं वो हमारे अजैविक होते हैं, जैसे कि मृदा हो गया, जल, प्रकाश, वायु। तो दोस्तों इसमें दे दिया गया मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये सब कैसे हैं? ये सब हमारे अजैविक घटक हैं। याद रखना, ये सब हमारे कैसे घटक हैं? अजैविक घटक हैं। प्रश्न में दे दिया गया जैविक। मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये सब अजैविक घटक हैं, यानी कि निर्जीव है। जब निर्जीव है तो ये कैसे होंगे? अजैविक घटक होंगे। तो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा हमारा। ये सब कैसे हैं? याद रखना, इनको नोट कर लेना। ये अजैविक घटक हैं। कैसे घटक हैं? अजैविक। ये मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये सब अजैविक घटक है, ना कि जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। दूसरा हमारा सही है। पहला तो गलत हो गया क्योंकि वो सभी जैविक पदार्थों के बारे में दे दिया गया, लेकिन ये अजैविक घटक हैं। अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं, ये वाला सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न तो दोस्तों आपने करंट अफेयर में ये 100% पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़ा है तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है कि बोंगो सागर अभ्यास को देखिए और बताइए कौन सा इसमें हमारा सही होंगे, कौन से इसमें गलत है, कौन सा सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा और इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगर प्रश्न आपका सही जाता है तो नोट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, गलत जाता है तब आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न में दे रखा है पहला कथन, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दोस्तों एकदम राइट है। जो बोंगो सागर अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होती है। याद रखा, इस बार इसका तीसरा संस्करण किया गया है। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण, 3rd संस्करण किया गया है, 3य संस्करण किया गया है। और दोस्तों अगला कथन दे रखा है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। कहाँ किया गया था? हिंद महासागर में। तो दोस्तों एकदम ये वाला कथन एकदम राइट है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तो आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पोर्ट मोगला बंगाल में किया गया। लिख देता हूँ, पोर्ट मोगला बंगाली खाड़ी में, पोर्ट मोगला बंगाली की खाड़ी में किया गया था। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। इसका आयोजन हिंद महासागर में नहीं किया गया है, बंगाल की खाड़ी पोर्ट मोगला बांग्लादेश में किया गया है। पहला राइट है, दूसरा गलत है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा कौन सा प्रश्न हमारा इसमें राइट होगा, कौन सा हमारा इसमें सही होगा। पहला है साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। साइकेड के बारे में देखिए और बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। कथन देख लेते हैं हम। पहला है साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। साइकेड कैसे है? आवृतबीजी बीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर एक छोटी सी गलती है बस, आवृत्ति और अनावृतबीजी। आवृत्ति और एक होता है अनावृतबीजी। दोस्तों हमारे कथन में दिया गया है आवृतबीजी, लेकिन जो साइकेड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अनावृतबीजी होते हैं। कैसे होते हैं? अनावृतबीजी होते हैं, ना कि आवृतबीजी। दोस्तों पहला इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। ये साइकेड कैसे होते हैं? अनावृतबीजी होते हैं, ना कि आवृतबीजी। साथ ही यह एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी पौधे होते हैं। याद रहेगा, साइकेड एक लिंगी है, ये अनावृतबीजी है, एक लिंगी है। तो पहला तो हमारा इसलिए गलत है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये अनावृतबीजी होते हैं। पहला गलत है। दूसरे देख लेते हैं, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं, एकदम ये वाला राइट है। दोस्तों ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन एकदम राइट दे दिया है, पहला गलत है क्योंकि यह एक अनावृतबीजी और एक लिंगी पौधे होते हैं। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केवल दो सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा तेल रिसाव के संबंध में। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दे रखे हैं, एक एक कथन को पढ़ते हैं।
दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और बताइए क्या इसमें सही होगा। चलिए हम पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है बायो रेमेडिएशन। जो बायो रेमेडिएशन है वो तेल रिसाव को साफ करने का तीव्र तरीका है। तो दोस्तों याद रखना, जो बायो रेमेडिएशन है वो तेल रिसाव को साफ करने का एक तरीका तो है, लेकिन वो तीव्र तरीका नहीं है। याद रखेंगे आप, यहाँ पे हमें प्रश्न में दे दिया गया तीव्र, तो ये बायो रेडिएशन एक तीव्र तरीका नहीं है, तो दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा। तीव्र तरीका क्या होगा? तो दोस्तों वायु जो तेल है, तेल रिसाव को साफ करने में क्या सही तरीका होगा? बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों ये तेल रिसाव को साफ करने का सही तरीका होता है, वो होता है तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया माध्यम से 98% कम हो जाती है। यानी कि तेल होता है उसको स्थानिक रूप से जलाने की प्रक्रिया के माध्यम से इसे 98% तक कम किया गया था। तो इसी को तेल प्रक्रिया को तीव्र तरीका कहा जाता है, ना कि इसे बायो रेमेडिएशन को। तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं, जो स्किमर्स हैं ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरा तो एकदम राइट है दोस्तों, पहला गलत हो गया हमारा। इसलिए गलत है क्योंकि ये तीव्र तरीका दे दिया गया है, ना कि इसलिए गलत है कि ये साफ करने का तरीका है। साफ करने का तरीका तो है लेकिन वो तीव्र नहीं है। दूसरा वाला सही है, जो स्किमर्स है ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरा सही है, पहला गलत है। जब दूसरा सही है पहला गलत है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए प्रश्न का और आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके द्वारा बताइए। दोस्तों चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ई पेंशन पोर्टल ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए शुरू किया गया है। याद रहेगा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य की जो परतें होती हैं उनके संदर्भ में होता है। दोस्तों अगर आपने सूर्य का स्थल मंडल पढ़ा है, सूर्य के बारे में पढ़ा है, आपको इनकी जानकारी होगी। नहीं है तो हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। और इन चारों की जो जानकारी है विस्तृत रूप से आप व्याख्या में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर विस्तृत रूप से बताना मुमकिन नहीं, तो आप व्याख्या में पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे अंदर फिर सबसे बाहर, सबसे अंदर सबसे बाहर क्या क्या होगा? तो दोस्तों इनको हम क्रम में लगा लेते हैं। पहला नंबर पर जो सबसे भीतर होता है वो होता है क्रोड, जो सूर्य के, जिसे हम नाभिक कहते हैं सूर्य का, जो होता है क्रोड। उसके बाद आता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में हम सूर्य का व्यास भी नापते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वर्णमंडल, वर्णमंडल आता है। उसके बाद आता है क्रीट, क्रीट आता है उसके अंदर। तो दोस्तों आंसर को देख लेते हैं। आंसर तो हमारा यहीं से निकल आएगा कि थर्ड दे रखा है फिर सेकंड है। पहले थर्ड है फिर उसके बाद सेकंड है। थर्ड सेकंड ऑप्शन दो ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा वर्णमंडल। तो दोस्तों इसमें दे रखा है वर्णमंडल। ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इनका क्रम हो जाएगा, इनको याद कर लेना। अगर प्रश्न से आप कभी बन जाता है तो यह गलत नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है स्तनपायी जीव जो एकमात्र उड़ सकता है, ये सभी को पता है, वो होता है चमगादड़। चमगादड़ विश्व का एक ऐसा जीव है जो स्तनपायी है और उड़ भी सकता है।
जो चमगादड़ है दोस्तों, इसकी उंगलियां मानव उंगलियों के बराबर होती हैं, यानी कि इसकी 5 उंगलियां होती हैं, याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए और इसके 2 कथन दे रखे हैं और बताइए कौन सा प्रश्न हमारा इसमें सही होने वाला है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए दोनों में से कौन सा कथन सही होगा, पढ़ लेते हैं पहले कथन को। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। दोस्तों एकदम राइट है, पहला भी कथन राइट है। दूसरा है इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये भी राइट है। दोस्तों इसमें हमारे दोनों कथन राइट हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही उत्तर किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 का खिताब जीता हुआ है। इसमें पूछा हुआ है 2021 का खिताब, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा यह जीता है जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने। जैन विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, उसने जीता हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में जीता हुआ है, याद रहेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कीट पक्षी पौधों के बारे में। कीट पक्षी पौधों के बारे में दे रखा है, बताइए दोस्तों इसमें कौन से कथन सही होंगे। तो कीट पक्षी पौधों के बारे में सही कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है हमारा, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव, एकदम राइट है। दोस्तों ये कीट पक्षी पौधे होते हैं, वो कहीं कहीं अपना मीठा जो स्राव है वो कर देते हैं, और दोस्तों अपने चमकीले रंग होते हैं उनके, तो उनसे क्या होता है, जो कीट पक्षी होते हैं वो अपने आहार को, जो पौधे होते हैं वो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे ये पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा है ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण है, यानी कि ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा जो पौधे हैं वो कीट पक्षी पौधे हैं। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा ये कीट पक्षी पौधे हैं। दोस्तों दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं, फर्स्ट और सेकंड सही हैं। दोस्तों इसमें ये है याद रखना, ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा ये कीट पक्षी पौधे हैं, इसमें ये पॉइंट याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। ये अभिकथन दे रखा है, ये कारण दे रखा है, देख लेते हैं इसमें से क्या सही होने वाला है। पहला है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। जो संक्रमिका है उसमें प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, एकदम राइट है, पहला तो राइट है। दूसरा है कारण आर, संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। दोस्तों ये भी राइट है। दोस्तों दूसरा कथन भी हमारा सही है, कारण सही है आर, और दोस्तों पहला भी सही है। आंसर देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है, ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों याद रखना ये किया गया है ऑप्शन सी में, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि AIBD द्वारा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था, यानी कि जो इसका लक्षित नियम है 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्षित था। तो दोस्तों याद रखना क्या लक्षित था, तो ये था क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को क्या करना था, इसको समाप्त करने का इनका लक्ष्य था। किसका, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक के बैग है उसको समाप्त करना इसका लक्ष्य था 2018 तक। अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रवाल व्यंजक के कारण।
प्रवाल जो व्यंजक है उसके संदर्भ में दो कथन दे रखे हैं और बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन हमारा, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने उत्तकों के अंदर रहने वाले जूजे थैले को अलग कर देते हैं। जूजे थैले को अलग कर देते हैं। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। जब प्रवाल होते हैं उन पर जब कोई दबाव पड़ता है तो उनके उत्तक के अंदर जो रहने वाले जूजे थैले हैं उनको क्या करते हैं, वे अलग कर देते हैं। एकदम राइट है। दूसरा है, प्रवाल व्यंजक का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो प्रवाल व्यंजक होती है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ये भी राइट है। दोस्तों दोनों कथन हमारे सही हैं। दोनों कथन सही है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। याद रखना प्रवाल व्यंजक के बारे में अगर ये कथन आपसे पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप इनके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस PDF में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखना सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, याद रहेगा बेंगलुरु में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा फाइटोप्लांटकन के बारे में। देखिए दोस्तों दो कथन दे रखे हैं और बताइए कौन सा कथन हमारा सही है या कौन सा गलत है। पहला कथन दे रखा है, दूसरा कथन दे रखा है। पहला कथन है दोस्तों हमारा, यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों ये वाला गलत है हमारा। पहला तो गलत है कि दोस्तों 90% ऑक्सीजन यह उत्पादित नहीं करते हैं फाइटोप्लांट। अगला है फाइटोप्लांटकन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये वाला सही है। जो फाइटोप्लांटकन होते हैं उनके विकास के लिए और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो आवश्यकता होती है, लेकिन ये 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते। वायुमंडल में हमारे में 21% ऑक्सीजन है, उसमें 90% ये उत्पादित नहीं करते, इसलिए पहला तो गलत है। दूसरा सही है। पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, हम चारों कथनों को देखेंगे। इसमें से हमारे 3 कथन सही हैं। उन 3 कथनों को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्यों सही है क्यों गलत है और कौन सा क्यों गलत है, ये भी हम देखेंगे। अगला हमारा पहला, इसमें ऑप्शन दे रखा है, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी लक्ष्य निर्धारित करता था। दोस्तों एकदम राइट है। जो औद्योगिक देश होते हैं जो उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों का यानी कि गर्म गैसों का, उनको लक्ष्य निर्धारित करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उनको लक्ष्य धरना है कि हमें इतने वर्ष तक इतना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो दोस्तों पहला तो इसमें सही है, तो पहला आंसर होगा नहीं। दूसरा है, यह वर्ष 2008 में लागू हुआ था। 2008 में। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योटो प्रोटोकॉल ये 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997। याद रहेगा। क्योटो कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। जापान में स्थित है क्योटो, और ये 1997 में हुआ था। 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। लागू कब से हुआ था, ये पॉइंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 16 फरवरी, कब हुआ था लागू, 16 फरवरी और कब हुआ था, 2005 को। 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसमें दे दिया गया 2008। जब 2008 दे दिया गया तो यही गलत है। जब दोस्तों यह गलत है हमारा 2008 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2008 में नहीं 2005 में लागू हुआ था। आंसर ऑप्शन बी हमारा सही है। आंसर में पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला इसमें भी 2 पॉइंट है, वो भी पढ़ लेते हैं और उन्हें देख लेते हैं। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया है। ये भी हमारा सही है। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षधर देश शामिल हैं, यानी कि इसमें 192 देश शामिल हैं। ये भी राइट है। हमारा आंसर तो इसमें ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि ये 2005 में लागू हुआ था, ना कि 2008 में। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है। याद रखना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी लंबाई 296 किलोमीटर 296.7 किलोमीटर है। याद रहेगा 296.7 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसमें आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा देश है, आपको ये पॉइंट बताना है। मैं आपको बता देता हूँ भारत का 2022 में कौन सा स्थान रहा है, तो 150वां स्थान भारत का रहा है 2022 में। लेकिन आपको यह बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, ये आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न है चैन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों याद रखना चैन कुरुंजी ये हिमालय में पाया जाता है, तो दोस्तों एकदम गलत है। ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ना कि हिमालय में। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। एकदम ये वाला राइट है, ये एकदम राइट है। चैन कुरुंजी ये पश्चिमी घाट के अगस्थामाला पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अगस्थामाला पहाड़ियों में। अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाए अगस्थामाला पहाड़ियों में चैन कुरुंजी पाई जाती है, तो ये वाला एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसमें हमारा पहला गलत है और दूसरा सही है, तो हम आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी केवल 2 सही है। केवल 2 सही है, आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखें बायोम और दूसरी तरफ दे रखें क्षेत्र। तो दोस्तों याद रखना कौन सा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, इनको देख लेते हैं। टैगा है, टुंड्रा है, सवाना है, घास भूमि है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर निकालना है तो दोस्तों आप सिर्फ एक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आप सभी को पता होगा सवाना गर्म क्षेत्र की जलवायु है और ये गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। सवाना जब गर्म क्षेत्र में पाया जाता है तो इधर दे रखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमारा सवाना पाया जाता है। अब हमें एक क्लू मिल गया कि सीपर वन सिर्फ दोस्तों हमारा और एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन वो है ऑप्शन बी में सीपर वन एक में ही दे रखा है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी तो राइट हो जाएगा। यहाँ से तो आपका ये आंसर निकल आया। अगर आपका प्रश्न कभी ऐसे बन जाता है तो आपको ऐसे कर लेना है, याद रहेगा, ऐसे आप कर लेना है। अगला है, अब देखते हैं इनके मिलान कर लेते हैं। टैंगा, ये टैंगा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। उप आर्कटिक क्षेत्र में टैंगा पाया जाता है। टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा, यानी कि टुंड्रा ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में, उसके बाद टैंगा पाया जाता है, फिर उसके बाद समशीतोष्ण क्षेत्र में घास भूमि पाई जाएगी। घास भूमि के बाद आएगा सवाना गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। ये इनके मिलान हो गए, लेकिन हमने आंसर तो ऑप्शन सी से निकाल लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? याद रखना लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में किया जाता है इसका आयोजन लेवेंडर फेस्टिवल का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? हमसे पूछा हुआ है आवृतबीजी पौधा नहीं है। तो मकई, आलू, शाहबतूल और शंकु वृक्ष, इनमें से पूछा हुआ है आवृतबीजी पौधा नहीं है, तो वो नहीं है शंकु वृक्ष। शंकु वृक्ष ये आवृतबीजी पौधा नहीं है, आवृतबीजी नहीं है। बाकी सब आवृतबीजी है। शंकु वृक्ष है, आवृतबीजी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी शंकु वृक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता? हमसे पूछ लिया गया इको मार्क योजना के अंतर्गत हमारे कौन सा उत्पाद नहीं आता है? कौन सा उत्पाद नहीं आता है? तो दोस्तों स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प और अग्निशामक, ये सब इको मार्क के अंतर आते हैं। इको मार्क के अंतर आते हैं।
और हमसे पूछ लिया गया है अगला ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि स्नेक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक, ये सब इको मार्क हैं। क्या है? इको मार्क है, ये सब इको मार्क हैं। तब आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाता है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कणकीय प्रदूषण के संदर्भ में, कणकीय प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कणकीय प्रदूषण केवल एरोसोल के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों ये वाला कथन हमारा गलत है। इसमें दे दिया गया है केवल, केवल दे दिया है। जब दोस्तों किसी प्रश्न में केवल दे दिया जाए तो आपको उस प्रश्न को अच्छे से देखना है, बारीकी से, क्योंकि जो कणकीय प्रदूषण है वो केवल एरोसोल में नहीं पाए जाते। यह वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या द्रवीय बूंदें होती हैं। वायु में निलंबित होती हैं, सूक्ष्म ठोस कण होते हैं। सूक्ष्म जानते हैं माइक्रो, और ठोस कण होते हैं, और ये द्रवीय बूंदें भी होती हैं, यानी कि द्रवीय बूंदें भी होती हैं। तो दोस्तों ये केवल एरोसोल के रूप में नहीं होते। तो पहला इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ये वाला राइट है। इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। देखिए 10 माइक्रोन से बड़े जो कणकीय प्रदूषण होते हैं वे हमारी नाक के मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। ये वाला राइट है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो सही है। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? ये किया गया रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। दोस्तों ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 53वां है। भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा। भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा है। और दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है? ये चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिले में, ये भी याद रखना, चित्रकूट जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी। तो दोस्तों याद रखना, ड्रग वेयर हाउस ये 75 जिलों में स्थापित कर रही है। कितने जिलों में? 75 जिलों में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यह कब मनाते हैं? तो दोस्तों यह मनाते हैं 20 मई को। 20 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ दे रखे हैं स्थान। दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर इसका कैसे निकालना है ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हमें कैसे निकालना है। पहला दे रखा है हमारा सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको इसमें से दो तो 101% पता होंगे। कौन कौन से पता होंगे? मुझे उम्मीद है आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो आपको पता होगा, और अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है, ये भी आपको पता होगा। जब आपको दो पता चल गया तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे बी पर 1 मिल गया और सी पर 4 मिल गया। बी पर 1 सी पर 4 ऑप्शन केवल बी में दे रखे हैं। कौन से? ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप पता इसको 1 से भी निकाल सकते थे, सी से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि सी पर 4 सिर्फ 1 में दे रखा है। आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते थे। आगे देख लेते हैं हम, कालसेर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है, और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये इनके मिलान हो गए। इनको एक बार और पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। सिर्फ आप इसका 1 से उत्तर निकाल सकते थे। हमने पीछे भी देखा, उसमें भी हमने 1 से इसका उत्तर निकाल लिया, और इसमें भी हमने 1 से उत्तर निकाल लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार
सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? पूछ लिया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? पहली बार पूछा हुआ है। याद रखना, जो राष्ट्रीय हमारा कृषि आयोग है उसने राष्ट्रीय शब्द का पहली बार प्रयोग 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में। याद रहेगा, 1976 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट ये ब्रिक्स देशों की बैंक है। कौन से? ब्रिक्स देशों की बैंक है। ब्रिक्स देशों की बैंक है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। एक एक करके उनके नाम बता देता हूँ, याद कर लेना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, यह 2014 में स्थापित की गई। 5 देश इसके शामिल हैं और 2014 में इसे शामिल किया गया। अब इसके हम कथन को पढ़ लेते हैं। ये तो हमने न्यू डेवलपमेंट के बारे में देख लिया। अब इसके कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव। एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। एकदम राइट है। इसका यही क्या था? मुख्य विषय था। अगला है, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। ये भी सही है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने क्या है कि भारत में अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसको खोलने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों दोनों कथन हमारे राइट हो गए। जब दोनों कथन राइट हो गए तो आंसर क्या होगा इसे देख लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, एकदम राइट होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आ गया हमारा, अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है? इसमें दे रखा है पहला कथन, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। ये वाला दोस्तों हमारा गलत है। जो अंतरजातीय परजीविता है इसमें दोस्तों 2 प्रजाति के बीच अंतःक्रिया है। जो हम अंतरजातीय बोलते हैं, यह 2 प्रजातियों के बीच क्या है? एक अंतःक्रिया है जिसमें एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक और नुकसानदेह होता है। क्या होता है? नुकसानदेह हो। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि एक पेड़ बड़ा हो गया, उसकी छाया में जब दूसरा पेड़ उगता है तो वो बड़ा नहीं होता है, वो उसकी छांव में ही छोटा रह जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? अप्रभावित रहता है। ये वाला गलत है। अगला है दोस्तों हमारा, अंतर्जात कुटकी टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषक प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता का एक उदाहरण है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात आपको समझने वाली है। क्या है? जो कुटकी टिक है द्वारा रक्त चूसकर पोषक प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता नहीं है, यह सिर्फ परजीविता है। क्या है? परजीविता है, अंतरजातीय नहीं, सिर्फ परजीविता का एक उदाहरण है। इसमें अंतरजातीय दे दिया गया इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। याद रखना ये कैसा है? सिर्फ और सिर्फ परजीविता का एक उदाहरण है, इसलिए तब ये सही हो जाता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। जब ये वाला गलत हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। अंतरजातीय परजीविता के बारे में बता देता हूँ आपको। अंतरजातीय परजीविका यह 2 प्रजातियों के बीच एक अंतःक्रिया है। यह एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक होता है और नुकसानदेह होता है। याद रहेगा, ऑप्शन बी डी इसमें राइट होगा। ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? हमसे पूछ लिया गया है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। देख लेते हैं प्रवाल भित्ति। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ। आपने उसके बारे में भी सुना होगा। हम देख लेते हैं, इसमें 4 कथन दे रखे हैं। ये तो भारत के संदर्भ में ही है। लक्षद्वीप समूह, दोस्तों आप सभी को पता है लक्षद्वीप समूह यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित ही द्वीप समूह है। अगला है कच्छ की खाड़ी। किसकी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। इसमें भी क्या है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है।
मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की पहाड़ी, यह प्रवाल भित्ति नहीं है, प्रवाल भित्ति का क्षेत्र नहीं है खंबात की खाड़ी। याद रहेगा, ऑप्शन डी राइट होगा, खंबात की खाड़ी प्रवाल भित्ति की क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित की है? हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है दोस्तों, किस विभाग ने दिया है? तो याद रखना, यह दिया है ग्रामीण विकास विभाग ने। ग्रामीण विकास विभाग ने हाईटेक नर्सरी विकसित करने का जो क्या दिया है, निर्देश दिया है ग्रामीण विकास विभाग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लिया गया है, इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखा है, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ये वाला एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। दोस्तों दूसरा कथन हमारा गलत है, इसमें पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। अब दोस्तों इसके बारे में आपको व्याख्या में पढ़ लेना है, पूरा अच्छे से दे रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट ये किसने प्रकाशित की है? तो दोस्तों याद रखना, ये की है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा क्या की गई है, विकसित की गई है। याद रखना ऑप्शन डी, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा विकसित की गई है। याद रहेगा ऑप्शन डी, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट यानी कि GRE80 संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि एक यूनिसेफ है और WHO और यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? तो ये मनाई जा रही है डॉक्टर राजा राम मोहन राय की। डॉक्टर राजा राम मोहन राय की मनाई जा रही है। याद रखना, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन को दशक के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है और किस दशक को यानी कि 10 साल को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया है। तो ये किया है 2010 से 2020 के लिए, 2010 से 2020 के लिए घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है हमारा सही है? मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। पहला कथन है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर से कम? 25 सेंटीमीटर से। तो एकदम राइट है। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वह मरुस्थल बायोम क्षेत्र घोषित हो जाता है। अगला, इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। कैसी होती है? इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। एकदम राइट है दोस्तों, दोनों कथन राइट होगा तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
अगला प्रश्न है IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बढ़ती भुखमरी के साथ साथ उसमें खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, एकदम राइट है, पहला सही है। दूसरा है इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। दोस्तों ये वाला गलत है। दोस्तों जो भारत है उसमें इसकी जलवायु परिवर्तन का भारत की जो औसत कैलोरी खपत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला इसलिए गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संगठन, दूसरी तरफ दे रखी है स्थापना वर्ष। देख लेते हैं दोस्तों इसका मिलान करते हैं कौन सा इसमें सही होने वाला है। देख लेते हैं दोस्तों, पहला है भारतीय पशु विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, 1962 में की गई थी। दूसरा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में। अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 2007 में की गई। कब की गई, 2007 में। आंसर देख लेते हैं, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन में ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB पहल है, तो ये किसकी पहल है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम ये किसकी पहल है, तो याद रखना ये किसकी पहल है, तो ये पहल है यूनेस्को की, यूनेस्को की पहल है, किसकी, यूनेस्को की। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का नया महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना यह किया गया है अजय कुमार मिश्रा को, अजय कुमार मिश्रा को घोषित किया गया। किसके स्थान पर आए हैं, ये आए राघवेंद्र सिंह के स्थान पर, राघवेंद्र सिंह का स्थान लिया है अजय कुमार मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, तो याद रखना ये किससे प्रसारित होता है, तो ये होता है अनुकूली विकिरण से, अनुकूली विकिरण से प्रभावित होता है। एक भूभौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम है जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, तो इसको क्या कहते हैं, याद रखना इसको कहते हैं अनुकूली विकिरण। क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण के बारे में इतना पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पारिस्थितिकी अनुकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है उसे देख लेते हैं दोस्तों। पहला कथन है, द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों में निवास करते हैं, तो दोस्तों ये द्वितीय अनुक्रमण है उसमें जीवित प्राणी पहली बार नवनिर्मित चट्टानों में निवास नहीं करते हैं, यानी कि ये दूसरी बार इनका जो स्टेज होता है उसमें निवास करते हैं, ये वाला इसलिए गलत है। दूसरा क्या है, अनुक्रम में क्रमिक प्रजातियां, अनुक्रम में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसित होती हैं, क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसित होती हैं, ये वाला राइट है। दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी केवल 2। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, NIDI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, INDIA और AI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही होगा। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, याद रखना ये जो इंडिया AI है यह भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है।
और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्रों में एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। एकदम राइट है, पहला कथन तो राइट है। दूसरा है इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें दोस्तों आईआईटी मद्रास दे दिया गया है, क्योंकि इसमें आईआईटी मद्रास शामिल नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें शामिल है मंत्रालय। तो राष्ट्रीय एआई इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय शामिल है इसमें, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल है, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन शामिल है, और एक शामिल है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये इसमें शामिल है। ये वाला गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है।